एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है पेडागोजिकल एनालिसिस इन अ टीचिंग। एक ऐसा टूल है जो हर टीचर के लिए ज़रूरी है, स्पेशली साइंस टीचर्स के लिए। आइए समझते हैं कि कैसे ये टीचिंग को स्ट्रक्चर और इफ़ेक्टिव बनाता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेडागोजिकल एनालिसिस को समझते हैं, ये होता क्या है। पेडागोजिकल एनालिसिस इज a systematic process of breaking down content into teachable and learnable units. It helps the teacher plan what to teach, how to teach, and when to teach. It transforms curriculum content into effective learning experience. यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को छोटी छोटी समझने लायक यूनिट्स में तोड़ना। इसका पर्पस है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, इन सब को एक क्लियर प्लानिंग के रूप में बनाना। ये टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो पेडागोजिकल एनालिसिस इम्पोर्टेंस क्यों है उसके बारे में देखते हैं। It helps identify clear learning outcomes, ensure logical sequencing of content, aids in selecting teaching methods, focuses on student-centered teaching, especially in a science, it promotes conceptual clarity, hands-on learning. तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है। टॉपिक का फ्लो लॉजिकल बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। हम सब्जेक्ट के हिसाब से बेस्ट टीचिंग मेथड्स चूज़ करते हैं और स्पेशली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए बहुत यूज़फुल है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। आप क्या सब कंपोनेंट्स है पेडागोजिकल एनालिसिस के, उसके बारे में हम जानते हैं। कंटेंट एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, listing of learning points, teaching methods and aids, evaluation techniques. These ensures a structured teaching approach. हम जानते हैं कि पेडागोजिकल एनालिसिस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंटेंट एनालाइज यानी कि टॉपिक को ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके ऑब्जेक्टिव को फिर सेट करना कि मतलब जो हम जनरल और स्पेसिफिक वे में क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में, फिर लर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर टीचिंग मेथड्स और एड्स को चुनना, उसके बाद इवैल्यूएशन प्लान बनाना। ये 5 स्टेप्स टीचिंग को कंप्लीट बनाते हैं। आइए इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस है। कंटेंट एनालिसिस involves breaking the topic into meaningful sub-units. Each unit should be teachable and is appropriate. Example like a photosynthesis, sub-units raw materials, process, light and dark reaction, role of chlorophyll. सबसे पहला स्टेप है कंटेंट एनालिसिस। यहाँ हम टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से इजी और रेलिवेंट होता है। जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस को हम ब्रेक कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस, लाइट जैसे कि डार्क या लाइट रिएक्शन, उसके बारे में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका जो सब टॉपिक है उसको डिवाइड करना, ताकि बच्चे को हम ईजिली से समझा सकें। दूसरा है सेटिंग जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ब्रॉड गोल लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लाइक अ डिफाइंड फोटोसिंथेसिस, लिस्ट रॉ मटेरियल एंड ड्रॉ एंड लेबल द प्रोसेस डायग्राम। नेक्स्ट स्टेप जैसे कि ऑब्जेक्टिव शीट करना है, तो इसमें 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव होता है एक ब्रॉड गोल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझाना, एक ये ब्रॉड गोल्स के अंदर आएगा।
और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम छोटी छोटी लर्निंग गोल्स को सेट करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इसको लेवल करेंगे, तो ये छोटा छोटा स्टेप करेंगे और वहाँ होता है कि पूरा फोटोसिंथेसिस को हम समझा देंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे फोटोसिंथेसिस को समझाना, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग पॉइंट्स। लर्निंग पॉइंट आर key knowledge units that student must learn. They are derived from content and aligned with objectives. Example like a photosynthesis, plant use sunlight, CO2 and water to make foods. Chlorophyll absorbs sunlight, glucose and oxygen are formed. अब आता है सबसे कोर पार्ट लर्निंग पॉइंट्स। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जो स्टूडेंट को हम अपने तरफ से हमें तब से सिखानी चाहिए होती है, टॉपिक के ऊपर सिखाना होता है। जैसे कि प्लांट सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनता है, क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज ए प्रोडक्ट्स के रूप में। तो ये पॉइंट्स डायरेक्ट स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग से लिंक होता है, इस बेसिस पे ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल ऑफ अ लर्निंग पॉइंट डिस्क्रिप्टिव, जस्ट लाइक अ टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। Learning points that heart pumps blood, artery carry blood away, veins bring it back, blood has RBC, WBC, platelets and plasma। तो देखो चलिए एक और एग्जांपल के रूप में जैसे समझाते हैं इस चीज़ को। सर्कुलेटरी सिस्टम, इस टॉपिक पे अगर हम लर्निंग पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हार्ट ब्लड पंप करता है उसके बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि आर्टरीज और वेन का फंक्शन अलग अलग होता है। फिर बताएंगे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं, उनके बारे में। तो हम यहाँ हर एक टॉपिक को चार्ट्स और मॉडल यूज़ करके इन्हें क्लियरली समझाते हैं ताकि उनको समझ में आए। तो यही है लर्निंग पॉइंट्स। नाउ फोर्थ स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। Teaching methods are chosen based on content and learning points. Methods: lecture, demonstration, discussion, lab activities. Example like for structure of heart, model-based demonstration is more effective. Teaching method content के nature पे depend करता है, जैसे lecture, demonstration, group discussion, ये या फिर lab activity, ये सब कुछ एक टीचिंग मेथड के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम मॉडल से समझाते और दिखाते हैं तो स्टूडेंट को ईजिली समझ में आ जाता है, इसलिए। फिफ्थ और लास्ट स्टेप हमारा यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। नहीं, इसका एक और स्टेप है इवोल्यूशन इसके बाद। तो पांचवा स्टेप है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मेक लर्निंग विजुअल एंड इंटरैक्टिव, टाइप्स लाइक अ चार्ट, मॉडल, एनिमेशन, स्पेसिमेंस। देखो टीचिंग एड्स स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को विजुअल और इंगेजिंग बनाता है, जैसे चार्ट्स, मॉडल, एनिमेशन, वीडियोज़ या फिर लाइव स्पेसिमेन। ये सब कुछ हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अगर हम फोटोसिंथेसिस के लिए एक एनिमेटेड वीडियो कॉन्सेप्ट को डालते हैं अगर अपने क्लासरूम या फिर स्मार्ट क्लास में दिखाते हैं तो ये सब कुछ ईजिली एक्सप्लेन कर देता है और बच्चा इसको फोकस होकर सुनता भी और समझने की कोशिश भी करता है। नाउ सिक्स्थ स्टेप इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी। Evaluation ensures learning objectives are achieved. Type like oral question, worksheet, MCQ, practicals exam. Example like a level, the diagram or concept quiz अपने nervous system topic. तो आफ्टर इन सब चीज़ों के बाद इवैल्यूएशन के बिना टीचिंग इनकम्प्लीट होता है। तो सबसे पहले सारा प्रोसेस और सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम इनको एज ए ओरल क्वेश्चन, एमसीक्यू, डायग्राम लेबलिंग या फिर वर्कशीट से हम चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, उनको हमारा पढ़ाने का तरीका से उनको कितना समझ में आया, वो क्या क्या सीख पाए हमारे क्लास से। अगर जैसे कि नर्वस सिस्टम हम नर्वस सिस्टम को एक डायग्राम के रूप में लैब टेस्ट दिया जा सकता है उनको कि बताओ आप पॉइंट आउट करके कि ये नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट, कौन सा फंक्शन कैसे क्या करता है। तो बच्चा अगर क्लास में देखा है, सुना है, समझा है तो उसको ईजिली पॉइंट आउट करके बता देगा। Now, application example full pedagogical analysis like a topic nutrition in plant, general objective understood, food preparation in plant, ये सब। तो दोस्तों देखो, अगर एक फुल एग्जांपल इसमें हम देखते हैं तो
हम समझाने की आपको कोशिश सिंपल मेथड्स में करते हैं। अगर हम किसी बच्चे को न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक को हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या समझाने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रिशन होता क्या है, फिर न्यूट्रिशन के टाइप्स बताएंगे कि प्लांट्स में कैसे होते हैं, एनिमल्स में कैसे होते हैं, उनके बारे में। फिर हम न्यूट्रिशन में उनको बताएंगे कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। फिर ऑटोट्रॉफिक को हम डिफाइन करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, हेटरोट्रॉफिक वो होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो मतलब इन सबको क्या करेंगे, हम इजीली लर्निंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम जनरल ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, उसका उनका लर्निंग पॉइंट बनाएंगे। तो ये सब यूज़ करके ही हम उस चीज़ को समझा पाएंगे ईजली से। फिर अगर मेथड में हमको जैसे डायग्राम का यूज़ करना पड़े, एक्सप्लेनेशन का यूज़ करना पड़े, एड में जैसे कि चार्ट, लीफ एक्सप्लेन, इन सबको बताएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सबको समझने और जानने के लिए उनसे क्विज और डायग्राम लेवलिंग करवा करके समझ सकते हैं कि उन्होंने इन सब चीज़ों को पढ़ाने के बाद कितना समझा और कितना सीखा। Now, role of learning points in pedagogical analysis. Learning points helps in framing measurable outcomes, focusing lesson delivery, selecting content-related activities, linking prior knowledge with new learning. They are the backbone of any effective lesson plan. लर्निंग पॉइंट्स हमें क्लैरिटी मिलती है कि स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड होता है और कंटेंट डिलीवरी को टारगेट करता है। इससे एक्टिविटी कराने में काफ़ी इजी हो जाता है और मदद मिलता है। ये हर लेसन प्लान के लिए एज ए बैकबोन होता है, क्योंकि हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें वहाँ पे सब कुछ बताना होता है, कंटेंट हमने क्या दिया, क्या एक्टिविटी कराया, इस स्पेसिफिक टॉपिक का क्या मोटिव था, इन सब के बारे में। तो ये हमें लेसन प्लान के रूप में समझाने और बताने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं लर्निंग पॉइंट को कि ये लेसन प्लान का बैकबोन होता है। नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब हमें कुछ टीचिंग प्लान बनाते वक्त कुछ गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, उनके बारे में। स्किपिंग लर्निंग पॉइंट्स, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, यूजिंग सेम मेथड फॉर ऑल टॉपिक्स, नो लिंक बिटवीन कंटेंट एंड इवोल्यूशन, pedagogical analysis is a planned effort, not a routine task. तो इस टीचिंग प्लान बनाते वक्त कुछ गलतियाँ जैसे अवॉइड करना, जैसे कि लर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई ना करना, या फिर ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ ना करना, या हर टॉपिक के लिए सेम मेथड का यूज़ करना। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी होंगी। इवैल्यूएशन प्लानिंग नहीं करना, ये सब एक मिस्टेक के रूप में आ जाएगा जिसको हमको हमेशा अवॉइड ही करना है। नाउ कंक्लूजन क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक, लर्नर सेंटर्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. It enhances clarity, confidence and control in the classroom. Start with content, frame objectives, derive learning points, choose methods and ensure evaluation. Effective science teaching begins with powerful planning. तो दोस्तों, पेडागोजिकल एनालिसिस एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हर टीचर को पावरफुल बनाती है। अगर हम कंटेंट को क्लियरली प्लान करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग पॉइंट्स सेट करते हैं तो मेथड सही चुनते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो टीचिंग आसान भी होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप बच्चे के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आपके पढ़ाने का एक छोटा सा तरीका बच्चे को कभी कोई चीज़ लाइफ टाइम तक याद रखवा सकता है और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवा सकता है। तो इसके लिए पेडागोजिकल एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग प्लानिंग से शुरू होता है और प्लानिंग ही सक्सेस को गारंटी के रूप में बदलता है। इसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।